नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बड़ा ज़बरदस्त, एक बड़ा प्यारा दिन है जब हमारे बीच में कार्यक्रम काव्य धारा में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। मेरे लिए कहूँ तो मेरे तो बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कवि सम्मेलनों में कविताओं को नई ऊंचाइयां दी। जी हाँ, कवि सम्मेलनों में एक जाना पहचाना नाम, और जिनके बैठने से, जिनके संचालन करने भर से वो कवि सम्मेलन उन ऊंचाइयों को पहुंचता है जहां पर वास्तव में कविताओं को पहुंचना चाहिए, उस कवि सम्मेलन को पहुंचना चाहिए। आइए सीधे सीधे आपको ले चलते हैं, मिलवाते हैं मंचों के एक जाने पहचाने नाम कमलेश मौर्य मृदु जी से। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत रेडियो जयघोष में। जी, जयघोष के तमाम श्रोताओं को मैं नमन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि आप आज हमको सुनने का सौभाग्य हमें प्रदान कर रहे हैं। और मित्रों, बड़ी आश्चर्य की बात है और मेरे लिए बड़ी अजीब सी भी बात है कि जिनके सानिध्य में बैठ करके हम लोगों ने कविताएं पढ़ी हैं और जिनके संचालन में न जाने कितने कवि, कितने रचनाकार कविता पढ़ते हैं, आज उनके साथ हम इस भूमिका में बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ा, लेकिन मेरे लिए एक सौभाग्य भी है कि हमने उनसे जो कुछ सीखा है, उन बातों को लेकर के, उन्हीं चीज़ों को लेकर के आज हम उनसे जुड़ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप तक वो बातें पहुँचने जा रही हैं, तो आप ज़रूर जुड़े रहें आपके अपने रेडियो जयघोष से। आप इतना एक लंबा समय है, आपने मंचों पर बहुत कुछ देखा है और इतनी ज़बरदस्त आपकी काव्य यात्रा रही है। हम किन किन बातों को छुएं, किन को ना छुएं, समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले बस उन्हीं बातों से शुरू करते हैं कि आपकी काव्य यात्रा कैसे शुरू हुई, आपके जीवन में ये कविता कैसे आई। मेरी काव्य यात्रा, जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। कक्षा 5 में? कक्षा 5 में। ओह। तो उस समय हमारे गांव में तो पहले से ही मैं थोड़ा भजन कीर्तन, इस प्रकार का पारिवारिक जो परिवेश था जी, तो उसमें मेरी रुचि थी। कंठ भी अच्छा था। तो उस समय हमारे गांव में एक राधे श्याम तर्ज पर एक राम कथा हुई थी। राम कथा जी। जी। पंडित मिश्री लाल जी के द्वारा संपन्न हुई थी। तो उस समय मैं पूरे 9 दिन तक, जैसे ही मैं आता था स्कूल से, और उसके बाद तुरंत बस्ता रखने के बाद खा के और सीधे जाके वहीं रामकथा में पहुंच जाता था। क्या बात। और वहाँ बैठ के मैं मंजीरा बजाता था। आहा। और जो पंडित जी थे तो जो कुछ भी कथा के अतिरिक्त छेपक में कोई कविताएं सुनाते थे, कोई गीत कीर्तन सुनाते थे, वो मैं नोट कर लेता था और जाके अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, विद्यालयों में उसके किसी कार्यक्रम में सुनाते थे। लोग हमको प्रोत्साहित करते थे, अप्रिशिएट करते थे, कभी पीठ थपथपाते थे, कभी कोई पुरस्कार वगैरह भी दे देता था। तो इससे मेरी रुचि बढ़ी। और जब मैं कक्षा 7 में आया तो मैं इसी तरह से दूसरों की रचनाएं मैं सुनाया करता था। तो हमारे एक आदरणीय रामलाल जी सारंग, वो कवि थे। अच्छा। तो वो कविताएं लिखते थे। तो उन्होंने एक दिन बुला के कहा, तुम क्या दूसरों की कविताएं सुनाते हो, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, तुम लिख सकते हो। और मेरा उपनाम जो मृदु है, ये उन्होंने ही मुझे दिया था, गुरु का दिया हुआ नाम है। क्या बात। और तभी से, उस समय हरित क्रांति का युग था जी। ये बात वही 68-68 की है, 67-68 की। ओहो। तो उस समय जो मैंने पहली तुकबंदी की थी, अधिक अन्न उपजाओ पंथ्यो, अधिक अन्न उपजाओ, नए ढंग से खेती करके पैदावार बढ़ाओ, कूड़ा करकट खेत में डालो, गड्ढे में डालो, कंपोस्ट, ऐसे ही एक तुकबंदी जैसी थी। तब कविता की मुझे कोई समझ नहीं थी। यहाँ से मैंने जो है वो प्रारंभ किया। और उसमें भी, और प्रेरणा हमारी एक डॉक्टर मधुप जी थे। उन्होंने एक लोकगीत पर प्रसन्न होकर के गांव का सुरपुर देव बनाए, और बहुत है हमका गांव प्यार, अवधि के एक बड़ा नाम है, वो RMP डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे थे हिंदी के। तो उन पुस्तकों से मैंने प्रेरणा लेकर के ये तुकबंदी जो है वो जोड़ी थी। अवधि में ही लिखने का मैंने प्रारंभ किया था। और सबसे बड़ी बात है, आपको पंक्तियां कुछ कुछ याद भी हैं, अभी आपने मतलब सुनाया भी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है मित्रों। मतलब आप समझ सकते हैं कि सन 68 के आसपास का वो दौर, और उस दौर की वो पंक्तियां याद रहना, हम लोगों को तो अभी आसपास की चीज़ें नहीं याद रहती। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जैसे शुरुआत हुई, आपने बताया मधुप जी के माध्यम से आपको नाम मिला और वो इस तरह से शुरुआत हुई। आगे जब आप बढ़े तो आपने कैसे इस चीज़ों को और ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचाया, कैसे आप एक कवि के रूप में स्थापित हुए? अब एक कहावत है ना, वियोगी होगा पहला कवि। तो आपके जीवन में भी ये वियोग आया? जी हाँ। क्या बात था, क्या थी वो घटना? से निकला होगा गान जी। तो हमारे साथ हमारी एक महिला मित्र थी। अच्छा। तो वो कक्षा 3 तक हम लोग साथ पढ़े थे। कक्षा 3 तक? कक्षा 3 तक की। क्या बात है। और उसके बाद वो पूरा परिवार वहाँ से विस्थापित होकर के दूसरे स्थान पर चले गए थे वो जी रहने के लिए। और फिर बहुत दिनों बाद, मेरी लगभग 8 साल बाद, जब मैं कक्षा 11 का छात्र था,
तब उनके भाई के मुंडन में पिताजी ने भेजा, तो मेरी भेंट हुई तो जैसे वो लोगों ने तो ये कहा है कि वो गीत है ना, प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है। लेकिन उस दिन मेरे एक जो अनुभूति हुई मन से, जब मैं पहली बार मिला तो लगता है जैसे जन्मों का रिश्ता हो, और तब थोड़ा समझ भी आ गई थी, कक्षा 3 तक तो कुछ पता ही नहीं था जी। तो उस समय मुझे लगा, फिर दोनों लोग जाने कितनी देर तक हम बतियाते रहे कि पहले आप ऐसे वो हमको चिढ़ाते थे, और वो आपके बाग के पेड़ के आम मीठे होते हैं, ये चिकोटी काटी थी भी निशान बना हुआ है। फिर हम लोगों का जो पत्र व्यवहार शुरू हुआ, वो कविताएं लिखती थी और कहानियां भी लिखती थी। तो उन्होंने कभी कभी हम लोगों का पत्र व्यवहार ही कविता में होता था। अच्छा। और वहां से मुझे कविता की थोड़ी समझ आई। जो मैंने पहले गीत लिखा, उस समय जो मेरा पहला गीत लिखा, क्या वो लिखा गया किसी की प्रेरणा से जी। वो कहिए मैं प्रस्तुत करूं। जरूर, मैं चाहता हूं, मैं ये कहने जा रहा था कि आपकी इस बात के साथ ही साथ हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ उसी समय से जुड़ा हुआ या कुछ उससे संबंधित कुछ अगर जुड़े। कि कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं, कभी पराए भी अपने हो जाते हैं। क्या बात है। कभी कभी ऐसा भी होता जीवन में, जब अपने मिल कर के फिर खो जाते हैं। तो कभी कभी संसार सुहाना लगता है, कभी बहारों में वीराना लगता है। क्या बात। कभी कभी ऐसा भी होता जीवन में, जब अपना मन भी अनजाना लगता है। क्या बात। जब अपना मन भी अनजाना लगता है, कभी याद तक नहीं तुम्हारी आती है, कभी चाह कर भी न भुलाई जाती है। कभी कभी रहता है खुशियों का मेला, कभी होठ से मुस्काने छिन जाती हैं। क्या बात। अंतिम चरण है। कभी सागर। कभी संबंध पुराने लगते हैं, कभी कभी अनुबंध बहाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता बंधन में, रिश्तों के प्रतिबंध चिढ़ाने लगते हैं। रिश्तों के प्रतिबंध चिढ़ाने लगते हैं। क्या बात। तो ये पहला गीत था। और फिर वहां से मैंने एक गीतकार के रूप में ही मेरी आगे प्रगति हुई। और उन्होंने कुछ, मैं लिखता था कुछ अवधि में, ऋतु वर्णन, वर्षा वर्णन, तो मुझसे बिना पूछे कुछ छंद लेके उन्होंने स्वतंत्र भारत में जो परिशिष्ट निकलता था उस समय साप्ताहिक, अशोक जी माननीय संपादक हुआ करते थे, उसमें उन्होंने भेजा। और मेरे यहाँ तो समाचार पत्र आता नहीं था, मैं तो गाँव में था, वो शहर में थी। तो उसके बाद उन्होंने जब वो छप गई 2-3 रचनाएं, तो कटिंग भेजी, तो मुझे लगा बड़ा गौरव की अनुभूति हुई। और वहाँ से और ज़्यादा मेरे अंदर कविता की जो है वो दृढ़ता बढ़ी कि मुझे लगा कि अब छपने लायक मैं नहीं लिखूं। और एक और मजेदार बताऊं, मैंने अशोक जी को एक दिन फ़ोन किया, यानी उनको मैंने जब फ़ोन किया तो हमने कहा कि मेरी 3 रचनाएं छप चुकी हैं और मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं दिया आपने। तो उन्होंने कहा देखो, मैं कविताओं के लिए पारिश्रमिक नहीं देता। अच्छा। हाँ, जैसे आप नहीं देते जय घोष। तो बोले मैं पारिश्रमिक नहीं देता। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप पारिश्रमिक, बोले आप कथा, वो कोई कहानी लिखिए, व्यंग्य लिखिए, लेख लिखिए, उसके लिए पारिश्रमिक है, कविताओं के लिए नहीं। तो हमने कहा ऐसा क्यों है? तो मुझे उत्तर दिया, वो हमारे लिए भी और आपके जयघोष के भी काम आएगा। उन्होंने कहा क्या, अच्छा ये बताइए मृदु जी, क्या आप परिश्रम से कविताएं लिखते हैं? अगर परिश्रम से कविताएं लिखे तो मैं परिश्रम से लिखी गई कविता को कविता नहीं मानता। कविता तो स्वतः स्फूर्त होती है, उसके लिए परिश्रम करना ही नहीं पड़ता, फिर आप परिश्रम के पीछे, पारिश्रमिक के पीछे क्यों पड़े? वाह, क्या बात। तो ये उनका जो प्रेरणा थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनकी बात में दम था कि हाँ। तो तब से मैं स्वतः स्फूर्त जो है वो लिखना मैंने शुरू किया। वाह मित्रों, बड़ी मनोरंजक और बड़ी दिलचस्प बात होने वाली है आज आदरणीय कमलेश कुमार मृदु जी के साथ, जो कि एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, कवि सम्मेलनों का वरिष्ठ कवि हैं, मंच संचालक हैं, सुप्रसिद्ध मंच संचालक हैं, जिनके मंच संचालन में न जाने कितने प्रसिद्ध कवियों ने काव्य पाठ किया है। उनसे इन्हीं बातों का सिलसिला जारी रहेगा, उनकी कविताएं भी आपको हम सुनवाएंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, मिलते हैं थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। मित्रों, कार्यक्रम चल रहा है काव्यधारा, मैं सुस्मित। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त
एक सुप्रसिद्ध कवि, देश के जाने माने, देश के लाडले कवि कमलेश मौर्य मृदु जी, उनसे बातें कर रहे हैं, हम उनकी कविताएं भी सुन रहे हैं। यहाँ पर कुछ और बातों से जोड़ते हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने अपनी शुरुआती जीवन की बताई, किस तरह से कविता शुरू हुई, और वाकई में कहा जाता है वियोगी होगा पहला कवि, वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में चरितार्थ है और कविताओं की शुरुआत वहाँ से हुई। इसके साथ साथ एक बात और मुझे लगती है, आपके अंदर मैंने खुद देखा है कवि सम्मेलनों में, आपके संरक्षण में, आपके संचालन में मैंने भी थोड़ा सा जो मौका मिला काव्य पाठ किया है। जी जी। तो आपका संचालन जो होता है वो अपने आप में एक बड़ा सधा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त होता है, और कैसे भी लोग हों, कुछ भी लोग हों, कहाँ किसको उठाना है, कहाँ किसको पढ़ाना है, ये सब चीज़ें जो आप में है, वो उस कवि सम्मेलन को, मतलब कोई कितना भी चाहे, वो अपने आप में एक अद्भुत कवि सम्मेलन होता है। तो ये संचालन का ये जो गुण आया, ये आप में कैसे आया? संचालन का जो गुण है जी। वो मैंने कवि सम्मेलनों में जा करके ही सीखा। अच्छा। किसी से इसकी मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली। मैं जब प्रारंभ मैंने किया था जी। तो उस समय चूंकि मैं गांव से आया था, मेरा कोई बहुत ज़्यादा न कविता में मैंने पिंगल शास्त्र भी जो बोलते हैं, रस छंद अलंकार के बारे में जी। उतना ही पढ़ा था जितना मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। जी। तो उसमें हाई स्कूल इंटर में भाषा भास्कर में जितना जी, दिया जी, गया जी, था ज्ञान, जी। उतना ही मुझे है। बाकी मुझे जो है वो उसको मैंने कोई बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में भी मेरा अध्ययन नहीं है। तो मैंने लिखा भी है इस पे कि अवधि में जी। कि भाषा का ज्ञानू नहीं हम का नहीं, पिंगल मातनी कहू निपुनाई। क्या बात। और छंद अलंकार न जानो कछु नहीं, जानहु सो रठायो चौपाई। और लोग हैं पूछत कैसे लिखो कविता, उनका हम का समझाई। और नाऊ लिखो मृदु मैया तुम्हारे पे, लोग बतावे लगे कविताई, लोग बतावे लगे कविताई। तो उस समय जो हमारा बिस्मा है, उसमें मानी रामकृष्ण संतोष जी एक वरिष्ठ साहित्यकार थे। जी जी। तो वो अपने घर पर गोष्ठियां करते थे। उसमें गजराज सिंह यादव, अमर जी, ये दोनों लोग अब नहीं रहे। तो और विशेष रूप से उनका संयोजन, इसका काम जो है हमारे पद्मकांत शर्मा प्रभात जी, उनके पिताजी भी अच्छे कवि थे श्रीकांत शर्मा कांत जी, और दूसरे श्री अशोक पुष्प जी एडवोकेट हमारे सहपाठी भी थे। तो वो संयोजन करते थे और वही उन गोष्ठियों का संचालन भी करते थे। तो मैंने प्रारंभ उन्हीं से मैंने सीखा। और फिर संयोग की बात थी, माँ की कृपा, मैं बड़े बड़े मंचों पर भी जाना। ये पहला बड़ा मंच में मुझे मिला उरई का, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में ला करके निकला तो 1981-82 में उरई में श्याम जी गुप्त एक विधायक हुआ करते थे। उन्हें एक बड़ा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने की थी, ये जो इलाहाबाद के जो थे नाटक और कविता के धनी थे। संचालन किया था डॉक्टर कैलाश गौतम जी ने, आकाशवाणी से जुड़े इलाहाबाद के जुड़े हुए थे जी जी। उन्होंने संचालन किया था, और डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी, संतोषानंद जी, ऐसे करके जो है वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम था, जहाँ पर पहली बार मैंने उनका संचालन और फिर डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी का जो है वो संचालन देखा। इनसे मैंने सीखा और धीरे धीरे मेरा रुझान प्रारंभ से, क्योंकि आशु कविता में था, मैं कहा ना कि मेरा कोई अध्ययन नहीं था कविता, तो जो कुछ भी मैं देखता था वो मैं लिख लेता था। क्या बात। तो अब जैसे मैंने उदाहरण के लिए, बहुत दिनों के बाद मिले हम, देख के रह गए विस्मित। इतने बड़े जय घोष चैनल पर मिले हमें जब सुस्मित। क्या बात। तो मित्रों, ये गुण आपको सिर्फ ऐसे गिने चुने शायद लोग होंगे जिनमें आपको मिलेगा, और ये हमारे आदरणीय बड़े भाई कमलेश मौर्य मृदु जी में ये गुण है, जो तुरंत, जिसको कहते हैं आशु कवि होना, वो गुण आप में है तुरंत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां, फिर से मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर कह दें। बहुत दिनों के बाद मिले हम, बहुत दिनों के बाद मिले हम, देख के रह गए विस्मित। और आज हमें जय घोष चैनल पर मिले, देखिए सुस्मित। क्या बात है, क्या बात है। और आपको पाकर हम धन्य हो गए, जो आप जी। ये तो मैंने कई कवि सम्मेलनों का संचालन जो है जी, और पूरी तौर से आशु कविता में ही किया जी जी। और उस समय बड़े बड़े कवि थे वहाँ ने। एक बार तो ये कला मैंने विशेष रूप से जो सीखी, ये जो अनजान फैजाबाजी जी है, अच्छा, वो आशु कविता में संचालन करते थे। जी जी। और उनकी विशेषता ये थी कि जो जिस बहर में, जिस लय में पढ़ गया है, उसी लय में अगले कवि को वो बुलाते थे। क्या बात। तो इसके लिए मैंने जो है वो इस विधा को अपनाया। इसके कारण मुझे बड़ा प्रतिसाद भी मिला और काफ़ी मुझे लोगों ने पहचाना भी।
तो मेरा जो विकास हुआ संचालक के तौर पे, जी जी। तो इस कला से हो। उस समय कई कई कवि सम्मेलनों में मैंने बिल्कुल गद्य बोला ही नहीं, उस कविता में ही जो जिस बहर में पड़ जाता था। तो एक बार रामेन मोहन त्रिपाठी जी, जी जी जी, जो आगरा के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार हैं, बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं, तो उन्होंने किया क्या कि जैसे एक गीत पढ़ा और मैंने उसके लिए थोड़ा सा फ्रेमवर्क बनाया कि मैं ये बुलाऊंगा, तब तक उन्होंने दूसरा गीत पढ़ दिया। फिर जब तक वो फ्रेमवर्क तैयार किया, अंत में तीसरे गीत का केवल एक चरण पढ़ करके और उन्होंने विराम ले लिया। लेकिन वो संयोग ऐसा था कि वो पहले चरण के गीत में थोड़ा सा ही परिवर्तन करके, और मैंने बिल्कुल उसी पे अगले कवि को आमंत्रित कर लिया। बाद में बड़ी पीठ थपथपाई, बोले मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी यार, लेकिन तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। उनका प्रोत्साहन मुझे आगे उत्साहित करता है। वाह, घेरदार घांगरो घुमाए के चली, वाह कुम्हार की लली, लोहार की लली, याद आ गया उनका वो गीत, आपने उनका जिक्र किया। और बड़े दिग्गज नाम, और आपने तो इन सबके साथ मंच साझा किए हैं, बड़ी यादें हैं आपके पास। कोई ऐसी याद जो आपको लगता हो वो अपने आप में बड़ा अनूठा मंच था, बड़ी एक जबरदस्त याद थी कवि सम्मेलनों के दौरान? वैसे तो कई सारे प्रसंग होंगे आपके पास, लेकिन कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है? हाँ, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। जो दूसरा आपने बताया ना कि बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ मंच साझा किया जी, तो यही प्रश्न मुझसे एक बार जो हस्तक्षेप इसमें कॉलम निकलता था हिंदुस्तान में, हाँ, जी, तो जी, उनके वो जो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, साक्षात्कार लेने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा आपने देश के किन बड़े बड़े कवियों के साथ साक्षात्कार किया जी? तो मैंने माननीय अटल जी से गिनाना शुरू किया। माननीय अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आपके निर्भय हाथरसी, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी, ये आजकल में डॉक्टर हरिओम पंवार, ये आपके विष्णु सक्सेना, सुनील जोगी, बिल्कुल ऐसे जो बड़े नाम हैं। एक तो बोले अच्छा इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने मंच साझा किया? हमने कहा नहीं, इन सब कवियों ने अनेकों बार मेरे संचालन में काव्य पाठ किया। क्या बात है। तो एक बार जो है वो, तो ऐसी बहुत सारे, एक बार मैं यहाँ हापुड़ में संस्कार भारती का अधिवेशन था और माननीय अटल जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वाह, क्या बात। तो उनके साथ कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे स्लिप दी कि माननीय अटल जी के सामने मुझे पढ़वा देना। अच्छा। तो मैंने उनसे अच्छा, इतने में जब अटल जी का सम्मान होने लगा जी, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा, देखो मर्दू जी, अटल बिहारी वाजपेयी केवल 10:30 बजे तक आपके मंच पे हैं, चाहे उनका सम्मान कर लो जी, चाहे उनसे भाषण करवा लो और चाहे उनसे कविता पढ़वा लो। फिर उन्हें बोला अपनी नाटकीय शैली में, गुरु आज मैं कविता पढ़ने के मूड में हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा मान्यवर, लेकिन ये 1 दर्जन लोगों ने आपके सामने पढ़ने की पेशकश की है, तो मैं क्या करूँ? तो बोले संचालक तुम हो कि मैं हूँ? अच्छा, रास्ता निकालना आपका काम है। ये भी रास्ता निकालना आपका काम है, या मुझे संचालन सौंपो, करो अध्यक्षता जी, तो मैं देखता हूँ। तो हमने कहा इसका एक ही तरीका मेरी समझ में आता कि मैं प्रारंभ आपसे ही करूँ। तो बोले किसने रोका है? तो मैंने सीधे जा करके और वहाँ पे कहा, मैंने कहा कि देखिए, वैसे तो आप लोग कहोगे कि मृदु जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, लेकिन जो है वो गंगा जो है शीर्ष से, हिमालय के शिखर से निकलती है और फिर मैदानों में होती, पहाड़ों से गुजरती हुई, और फिर हम उसमें अवगाहन करते। तो आज कहाँ कविता के शीर्ष पुरुष माननीय अटल जी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो क्यों न जो है वो आज गंगा जो है इसी शिखर से निकले और फिर हम उसमें अवगाहन करें। और मैं अटल जी को 4 पंक्तियों मैंने जो आमंत्रित किया था, उनकी तुलना स्वामी विवेकानंद जी से करते हुए, क्या बात है, कि भारत की भक्ति को जगाया स्वामी जी ने और भारती की भक्ति भरे अटल बिहारी हैं। मैंने कहा अटल जी का मैं स्मरण, और हम हिंदी कवियों के लोगों के लिए जो सम्मान माननीय अटल जी का, वो इसलिए नहीं है कि वो देश के विदेश मंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री बाद में हुए, ये घटना तब की है जब वो विदेश मंत्री थे, या सर्वश्रेष्ठ सांसद रह चुके हैं, या बहुत बड़ा उनका जो है हमारा, या बहुत बड़े कवि हैं, ये भी नहीं मेरे माने रखता है। हम लोगों के लिए माने ये रखता है कि उन्होंने जब यूनो में उस समय विपक्ष में रहते हुए भी सरकार के प्रतिनिधि बना के भेजे गए थे, उस समय पहली बार उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। तो इसलिए मैं उसके लिए उनको याद करता हूँ कि भारत की भक्ति को जगाया स्वामी जी ने और भारती की भक्ति भरे अटल बिहारी हैं। अटल बिहारी हैं, भारत की भक्ति को जगाया स्वामी जी ने और भारती की भक्ति भरे अटल बिहारी हैं और भारत की भक्ति को जगाया स्वामी जी ने और भारती की भक्ति भरे अटल बिहारी हैं। तो भारत की भक्ति को जगाया स्वामी जी ने और भारती की भक्ति भरे अटल बिहारी हैं। और बाल ब्रह्मचारी थे विवेकानंद जी हमारे, अटल बिहारी भी तो बाल ब्रह्मचारी। क्या बात है, क्या बात। और युवक हृदय सम्राट हैं उभय, और अपने समय के तो दोनों क्रांतिकारी हैं। और
हिंदू को दी विश्व मान्यता विवेकानंद जी ने, और हिंदी को दिलाने वाले अटल बिहारी हैं। हिंदी क्या को बात है, दिलाने क्या वाले बात, अटल बिहारी क्या हैं। बात है, क्या बात। तो ये उनका एक वाह। प्रसंग मुझे बहुत मित्रों, आप देख सकते हैं कि किसी बात को, किसी जब स्थिति आपके लिए असहज हो, वहां पर भी खूबसूरती से उस स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेना और उस चीज को और बेहतर ढंग से रख लेना, ये कला जो है ये किसी किसी को ही आती है। और आदरणीय कमलेश मोहन मृदु जी ने ये जो अभी एक उदाहरण दिया, ये बखूबी इस बात को बताता है कि किस तरह से स्थितियों को अपने नियंत्रण में किया जाता है। तो कुछ और बातों से जुड़ेंगे हम आगे। आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जयघोष, और हाँ, बने रहिएगा क्योंकि बातें बहुत मनोरंजक हैं, साथ ही में कविताएं भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाली हैं। हम मिलते हैं आपसे बस थोड़ी ही देर में। तो मित्रों, एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं कार्यक्रम काव्यधारा में, और हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार कमलेश मौर्य मृदु जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध मंच संचालक भी हैं, और देश विदेश में आपका नाम जाना पहचाना नाम है। लोगों में साहित्य के जो प्रशंसक हैं, जो साहित्यकार हैं, उन सभी में आप बखूबी जाने पहचाने जाते हैं, और हम लोगों ने तो बहुत कुछ सीखा है आपके सानिध्य में रह करके। ऐसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश मौर्य मृदु जी से हम बातें कर रहे हैं। बातचीत हुई, इनके गीतों की बातचीत हुई, इनके जीवन की, साहित्य यात्रा की। इसमें एक बात यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने शुरुआत की, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, और जो गीत निकले आपके वो कुछ उसी क्रम में निकले, लेकिन धीरे धीरे उस क्रम में बढ़ते हुए आप मंच संचालन पर पहुंचे, और उसके बाद धीरे धीरे जो आपकी कविताओं का जो रुख था वो कुछ बदल गया, और आप ओज के रूप में पहचाने जाने लगे। तो ये कैसे परिवर्तन आ गया? देखिए, वियोग भी होता है जी, वो कहीं ना कहीं उसके साथ वैयक्तिक पीड़ा जुड़ी होती है जी, लेकिन वही पीड़ा जब देश और समाज की विसंगतियों के साथ जुड़ जाती है और उसके कारण दिल को जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, जी, तो फिर वो जो मुखर होती है, हम्म, तो हम समाज की ओर देखना शुरू करते हैं, राष्ट्र की ओर देखना शुरू करते हैं, विसंगतियों पर लिखना शुरू करते हैं। तो यही हुआ हमारे साथ। ये बात ये 74 तक ऐसा मैं गीतकार के रूप में, 75 में जब आपातकाल लगा जी, और यह पूरा देश जो है एक प्रकार से जेल बन गया था, उसमें न दलील, न अपील, न वकील, जी, और मुझे भी आपातकाल में अंडरग्राउंड वर्किंग में रहना पड़ा, छिप के रहना पड़ा, क्योंकि मैं तब संघ से जुड़ चुका था, संघ का एक कार्यकर्ता था। तो इस नाते जो है जब मैं आपातकाल में रहा, तो मुझे मेरे अंदर जो आक्रोश था उस समय की व्यवस्था के विरुद्ध, हाँ, कि ये क्या हो रहा है इस देश में और क्यों हो रहा है, तो इसके कारण फिर मैं वहाँ से ये टर्निंग पॉइंट आया, और तब मुझे लगा कि वास्तव में कविता क्या है। उस समय मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि कविता क्या है, कि जहाँ से कविता का प्रारंभ हुआ था, आपने सुना वाल्मीकि ने जब बहेलिये ने जब बाण मारा, और वहाँ से वो कविता निश्चित हुई थी कि जब कोई व्याध बींध दे मानवता के पक्षी को शर से, जब कोई व्याध बींध दे मानवता के पक्षी को शर से, क्या बात, अंतर मन की मृद पीड़ा को मुखरित कर दे, वह कविता है। क्या बात कही, वाह 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 वाह। जब कोई व्याध बींध दे मानवता के पक्षी को शर से, अंतर मन की मृद पीड़ा को मुखरित कर दे, वह कविता है। आतंक और भय के सम्मुख जो मूक बने, शोषित पीड़ित जनता की आहों को स्वर दे, वह कविता है। वह कविता है। आतंक और भय के सम्मुख जो मूक बने, शोषित पीड़ित जनता की आहों को स्वर दे, वह कविता है। जब देश धर्म के पर संकट के घन छाए हों, जब देश धर्म पर संकट के घन छाए हों, तब प्रखर सूर्य बनकर वे घन विगलित कर दे, वह कविता है। और राष्ट्र की आस्था और अस्मिता हो प्रश्नों के घेरे में, राष्ट्र की आस्था और अस्मिता हो प्रश्नों के घेरे में, युग के अनुत्तरित प्रश्नों का जो उत्तर दे, वह कविता है। युग के अनुत्तरित प्रश्नों का जो उत्तर दे, वह कविता है। जब अत्याचार अनय से अकुला उठे धरा, तब उसे मिटाने हित जनता में ज्वाला भर दे, वह कविता है। और झूठे संभ्रम में फंसा मोह से युग का अर्जुन कांप उठे, झूठे संभ्रम में फंसा मोह से युग का अर्जुन कांप उठे, तब गीता बन युद्ध के लिए तत्पर कर दे, वह कविता है। तब गीता बन युद्ध के लिए तत्पर कर दे, वह कविता है। यहाँ से टर्निंग पॉइंट आया। निश्चित तौर पर इन पंक्तियों के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। आपने इतना सुंदर चलते चलते जो संदेश दिया है हमारे साथियों को, वो जीवन में बहुत काम आएगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम बहुत धन्यवाद देंगे आपको कि आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे साथ आज जुड़े, और आप ऐसे ही जुड़े रहे, हम तो यही चाहेंगे। आपका ऐसे आशीर्वाद, आपका ऐसे सहयोग सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयघोष कार्यक्रम ने हमको इतने श्रोताओं के बीच में सुनने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ और चाहता हूँ यह निरंतर जो है प्रगति की ओर अग्रसर रहे हमारा जयघोष कार्यक्रम। क्या बात है। तो मित्रों, इसी बात के साथ ही साथ अब मैं सुस्मित लूंगा अनुमति, फिर किसी और दिन आपसे मुलाकात होगी। अगले अंक में आपसे मुलाकात करूंगा एक और साहित्यकार के साथ। आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जयघोष। नमस्कार।